अस्तु। तो येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम इतना पढ़ चुके हैं महर्षि पतंजलि जी के विषय में अब हम आगे चिंतन करेंगे। तो इस एक बार श्लोक को पढ़ देते हैं, तो उनका भी नमस्कार हो जाएगा। जो कि है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरान तोस्मि। तोस्मि है, तो अस्मि नहीं है। और आपने अभी एक जैसे बोला था ना, जैसे उन्होंने अभी समझाया, तो एक जो मैंने त्रुटि पकड़ी थी वो ये थी कि लुंग लकार में भू धातु का लुंग लकार में रूप बनता है अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम, ऐसे। तो मैं ये जो बोलता हूँ ना, अभूम, अभूम, अभूव इत्यादि, तो जो अकार और मकार और वकार के बाद का जो आ है, उनका उच्चारण, बेसिकली बात यह है कि आकार का उच्चारण आपने ध्यान देना है। तो जब आपने इसको पढ़ा था ना, आपने यहाँ पे सकार और शकार तो ठीक पढ़ा, परंतु इसका उच्चारण आप ऐसे नहीं कर सकते कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो, यहाँ तक ठीक। माँ भूत, ये नहीं है, माँ भूत, इसको माँ भूत पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि टकार के बाद में आकार नहीं है। तो वो थोड़ा त्रुटि का था, बाकी सही उच्चारण था। माँ भूत, सकलम, शकलम, सकृच्छकृत, आगे भी सकृच्छकृत, ना कि कृत, ये नहीं लेता। तो एक आकार का भी ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छा था। आगे कहाँ है? हाँ, आ जाते हैं भाष्य के लक्षण पे। और इसके बाद हम अगले हफ्ते से, मतलब आगे जो सोमवार कक्षा होगी, अब हम पढ़ेंगे आगे मंगलाचरण तथा प्रवेश करेंगे ग्रंथ में। क्योंकि हमने भूमिका बना ली व्याकरण क्या है, और आज हम इतिहास भी जानेंगे कि व्याकरण को पढ़ा कैसे जाता है, मतलब कौन सी धारा से पढ़ा जाता है, देखते हैं। तो ये है भाष्य। अब भाष्य किसने लिखा? पतंजलि जी ने। तो भाष्य का भी एक लक्षण होता होगा। तो हमने वार्तिक का भी लक्षण पढ़ लिया, सूत्र का भी पढ़ लिया, और भाष्य का भी पढ़ेंगे। अब ये लक्षण महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि सामान्य है कि कोई छात्र ही आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भाष्य अकॉर्डिंग टू यू, तो आप बोल दो ये श्लोक, बस हो गया काम। तो सूत्रार्थो वर्ण्यते, अब वहां पे रकार और रकार नहीं बोलेंगे, रेफ जो रेफ है वो भी अर्ध है, और णा भी अर्ध है, यानी रकार भी अर्ध है। तो वर्ण पूरा नहीं बोल सकते, वर्ण्यते थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ेगा। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारिभिः, सूत्रार्थो हाँ, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्यविदो विदुः। तो जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन, वर्णन बोलते हैं इंडिया में, तो जो सूत्रों के अर्थों का वर्णन सूत्रों के अनुसार, अब वहां लिखा है ना सूत्रानुसारी भी, मतलब सूत्रों अनुसार, सूत्रों के अनुसार वहां शब्द बना हुआ है। वर्णन सूत्रों के अनुसार अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करे। अब स्वपदानी से आप खुद ही समझ गए होंगे, स्व क्या होता है? स्वयं होता है। अब वहां पे है समास, स्वपदानी यानी अपने पद। तो स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, यानी अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करे, उसे भाष्य के ज्ञाता भाष्य कहते हैं। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं भाष्यविद, मतलब हमने देखा, वैसे ही हमने पढ़ा था सूत्रविद, सूत्रविदो विदुः करके इत्यादि, तो वहां पे भी सेम था। तो भाष्यविद वो हुआ भाष्य, भाष्य का ज्ञान रखने वाले। तो वर्ण्यत भाष्यम भाष्य विदो विदुः। तो बस यही है कि जहां पर मैं सूत्रों की व्याख्या के अनुसार ही अपने शब्दों की भाषा में, मतलब ये नहीं है कि इतर जो सूत्र कुछ और कह रहा है ये ना हो। ऐसे तो मैं कुछ भी कमेंट्री कर दूं, टीका भाष्य का क्या अर्थ है? टीका, टीका यानी कमेंट्री होती है, एक ही बात है। तो मैं तो कुछ भी कमेंट्री कर दूं फिर, ऐसा नहीं होता।
क्या कमेंट्री करनी है? जो सूत्रों में निर्दिष्ट है, लेकिन अपने शब्दों में, अपने स्वपदानी, शब्द यानी पद होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो अपने पदों के अंदर मैं व्याख्या करूंगा, उसे हम भाष्य क्वालिफाई करेंगे। ये नहीं कि मूल श्लोक, वैसे होता सूत्रों पर ही है भाष्य। जैसे कि छह आस्तिक दर्शन है, जैसे उसमें योग सूत्र आ गए, तो योग सूत्र का भाष्य जिन्होंने करा, ऐसे ऐसे बड़ा सब कुछ बनता है। तो सीधी बात यही है कि ये नहीं कि कुछ भी आप लिख दो। अब इसलिए, अब इसी के साथ तथ्य भी आता है, पूर्व काल में जो भाष्य लिखते थे ना, उनको भी थोड़ा ऐसे नहीं कि एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया था, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए जो आचार्य भी हैं हमारे यहाँ पे, जिन्होंने भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी कहलाता है। वैसे किसी ने नहीं सुना हो तो कोई नहीं, पर जैसे शंकराचार्य है, निम्बार्काचार्य है और माधवाचार्य है, तो ये थोड़ा दर्शन का विषय आता है, लेकिन भाष्य ऐसे हमारे परंपरा चली आ रही है। तो यही है, वहां पे भी ये सूत्र, वहां पे भी ये लक्षण घटित होता है, अगर भाषा को ध्यान से देखा जाए, मतलब कि वहां पर भी ये जो लक्षण है सही बैठता है, घटित होने का ये अर्थ होता है। तो लक्षण ये हो गया। तो क्या है? सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदम सूत्रानुसारी भी स्वपदानी च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। ठीक है। तो अब किसी से पढ़ाते नहीं अभी, क्योंकि शब्द पढ़ाना है। तो किसी का कोई समस्या, प्रश्न आए तो पूछ लेना साथ साथ। तो महाभाष्य का परिचय। अब देखो, थोड़ा ये भी लेके चलना है, क्योंकि अब मैं सिलेबस उसका डाउनलोड नहीं करा, वरना मैं दिखाता आगे सामान्य परिचय लगा होता है। तो इसलिए महत्व रख, इसमें कुल 84 आहनिक है। अब ये शब्द आएगा, देखो कठिन। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि, ठीक है, उन्होंने बोला दोबारा क्यों भी, तो क्या है, जैसे कि एक सूत्र लिखा जा रहा है। हम सूत्र पढ़ चुके हैं, सूत्र क्या होता है। तो आपको लक्षण तो अभी याद नहीं होगा, लेकिन आप बस अर्थ अगर समझ गए हो सूत्र क्या होता है, तो वही अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम इत्यादि। तो आपको ये तो पता चल गया कि किन्हीं छोटे से चिन्हों में या शब्दों में बहुत कुछ कह देना ही क्या है, सूत्र है। बहुत कुछ कह देना यानी कि गागर में सागर भरना इत्यादि जो कहा जाती है कविता। तो यानी कि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है आ। आ, ये अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का। अब इन दो वर्णों के अंदर क्या ही लिखा होगा भाई, प्रश्न ये आता है। तो इसके अंदर जो लिखा है वो सबसे ज्यादा लिखा है, मान के चलो। तो कैसे? अब इसको समझने के लिए पहले तो हमारे को दो ज्ञान होना चाहिए। पहला, कि सूत्र पूर्ण रूप से कह क्या रहा है, सूत्र ज्ञान 100%, ये लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हमें खुद हमें हमें एक तो ये आना चाहिए कि भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, और उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सके, यानी कि लिखना आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्वपद, यानी कि स्वपद यानी लिखना आना चाहिए। तो भाष्य भी इसी रूप में क्लासिफाई करता है, उसी को हम भाष्य बोलेंगे। भाष्य का अर्थ होता है कमेंट्री। तो कमेंट्री ये नहीं ना कि आप जैसे कमेंट्स, यूट्यूब वाले कमेंट्स तो अलग होते हैं, हर किसी को कमेंट्स करने का अधिकार है वहाँ। अधिकार तो हमारे यहाँ पे भी है कि हर कोई भी कर दे, लेकिन वही है ना, प्रामाणिकता जो है, तो वो थोड़ा देखने को रहता है ना। तो कि भैया ये इसने सही करा होगा या नहीं। तो फिर वही बात आती है, सबसे पहले तो सूत्र ज्ञान होना चाहिए पूर्ण रूप से, आपको पता खुद होना चाहिए क्या कह रहा है लिखने वाला। दूसरा, आपको लिखने की कला आनी चाहिए, यानी कि आना चाहिए स्वपद इत्यादि जो भी है। स्वपद का अर्थ ही है कि अपने शब्दों को आप अच्छी तरह समझा पाओ। तो यही है भाष्य, कि सूत्रों के ज्ञान के साथ साथ अपने शब्दों के अंदर लिखना, अपने शब्दों को व्यक्त करना सूत्रों के ज्ञान के अनुसार, ये पक्ष मुख्य है। क्योंकि ये ना हो कि जो ग्रंथ, मूल ग्रंथ है, जैसे हमारा मूल ग्रंथ यहाँ क्या है, अष्टाध्यायी, उससे इतर यानी उससे अलग चला जाए, उसी पर टिका रहना चाहिए। विषय ये ना हो कि आपका विषय चल रहा है व्याकरण का,
और आप बैठ गए हो साहित्य के अलंकार की चर्चा करने। ये है सीधी बात। आपका विषय वही होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। दूसरा, अपने शब्दों में होना चाहिए, किसी की पायरसी ना कर ली जाए कि उन्हीं का कॉपी कर लिया पूरा। अपने नए शब्दों में लिखो तो उसे क्या बोलेंगे? भाष्य बोलेंगे। यही भाष्य का लक्षण है। अब ये लगता है कि अब आ गया होगा। तो एक बार ठीक है, तो इसका क्या बोला जाए, हरिओम जी इसका जल्दी एक बार श्लोक का उच्चारण करिए थोड़ा। ठीक है, तो वो बख्श ठीक है, उसका उच्चारण का इतना वैसे नहीं चलता, लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो बस विदुहु है आखिरी में, तो ऐसे आपको बोल दो। तो अब लगता है आ गया हो। तो महाभाष्य का परिचय अब करते हैं, देख। तो इसमें कुल 84 आहनिक हैं, वो क्या है देखते हैं। तो अब आपको थोड़ा व्याकरण का और प्रयोजन पता चलेगा। अब आप पूरा क्लियर रूप से बता पाओगे अगर आप किसी को उदाहरण सहित। देखो, ये शब्द की व्युत्पत्ति बहुत आवश्यक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 84 क्या है? आहनिक। अब देखो, ये लिपि आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। जैसे आह, हाँ, निक। तो हकार जो है वो है अर्ध। तो उसको सपोर्ट के लिए आगे कौन आ जाता है? नकार। तो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब वो ऐसे चला जाता है हिंदी में। वो थोड़ा हा थोड़ा फूल जाता है इत्यादि। और इसको यहाँ पे आ गया। और हमें ये लगता है कि मात्रा यहाँ डली हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? आहन। अब थोड़ी व्युत्पत्ति देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो इसका ये अर्थ होता है कि जो दिन में हो जाए, सीधी बात। जैसे कि भोजन दिन में हो जाए। तो मतलब जैसे होता है ना एक अध्याय, कि आप चैप्टर का मतलब क्या होता है, ये जो चैप्टर शब्द है ये अध्याय शब्द है। और कई कई ग्रंथों में उल्लास होता है, काव्य प्रकाश में उल्लास है, उच्छ्वास भी होता है। बहुत कुछ होता है अलग अलग। तो यहाँ पे आनिक है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि एक आनिक को आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ तो वही पाएगा जिसने जैसे मूल थोड़ा वो लगा रखा है, लेकिन हो जाएगा वो, ऐसा उन्होंने बना रखा है। तो अब देखते हैं क्या है इसका अर्थ। कोई भी जो शब्द बनता है ना, कोई भी शब्द, उससे किसी ना किसी अर्थ में, ध्यान से सुनना, किसी ना किसी अर्थ में कोई प्रत्यय, प्रत्यय नहीं प्रत्यय आता है। और वो अर्थ बना देता है। जैसे कि ये जो पूरा अर्थ लिखा हुआ है कि जो दिन में हो जाए या खत्म हो जाए। तो आपको इतना तो पता होगा कि निर्वृत्त कर देना का अर्थ होता है पूर्ण कर देना या खत्म कर देना इत्यादि। तो एक शब्द होता है अहन। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा, इसका अर्थ होता है दिन। ठीक है। तो उससे ये जो आपको सामने प्रत्यय दिख रहा है वो है ठय। ठ य। हाँ, ठ य। ये ना कोई पढ़े ठ य। यहाँ से उच्चारण होगा ठ य। ठय। क्यों? आकार नहीं है वहां पे, ठय, हल्का सा। तो इस प्रकार ये प्रत्यय होकर आपका ये शब्द बन जाता है, ये जो नीचे घुचड़ पुचड़ सा आपको दिख रहा है। तो प्रक्रिया अगर मैं आपको बताऊं, वैसे अभी कुछ वो प्रक्रिया की बात नहीं है। लेकिन अब आपको फिर पूर्ण रूप से हो जाएगा कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि व्याकरण में प्रवेश तो हो जाता है, पर पढ़ना क्या होता है वो आपको बाद में पता चलता है, जब ग्रंथ में प्रवेश होता है वो फिर बहुत आगे की बात हो। देखो, जैसे ये ठय आपको दिख रहा है ना, इसका लोप हो गया। ठा के स्थान पे ये इक आ गया। और ऐसे हो जाता है। आकार को आकार हो गया, आ को आ हो गया इत्यादि। और ऐसे करके आपके शब्द बन जाते हैं। अब ये जो मैंने प्रक्रिया करी ना, इसको समझने के लिए आपको सूत्र समझने पड़ेंगे। कि कैसे अकार को आकार हो गया, ठा को इक हो गया। मतलब ये जो ठकार है, अब ये कार प्रत्यय का प्रयोग करा तो ये नहीं समझना चाहिए कि ऊपर से जाना चाहिए। तो ये जो कार है,
उसको एक आदेश हो गया, यानी दो लड़कियां जो बैठी थी उसको हटा के बैठ गया, यानी ये जो था बैठा हुआ था, एक आया और उसे हटा के बैठ गया कि मुझे बैठने दे। ठीक है, इत्यादि। तो ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए बताया मैंने सामने। ये अगर आप लिख के किसी को बता दोगे, जिस प्रकार अहना निर्वृत्तम, यानी कि इस अर्थ में जो संस्कृत जो ऊपर लिखा हुआ है ना हिंदी में, वही संस्कृत में नीचे लिखा हुआ है, अहना निर्वृत्तम। इस अर्थ में अहन शब्द से है प्रत्यय होकर आहनिक। देखो, आहनिक ये नहीं है, आहनिक। हल्का सा हकार के लिए मुख खोलना है, उच्चारण हो जाएगा, तब तक निक का उच्चारण कर देना। तो अर्ध का तो ऐसे ही उच्चारण होता है, आहनिक इत्यादि। तो इस प्रकार कुल 84 आहनिक है महाभाष्य में। तो हम वो देखते हैं अब कहाँ से, हम वो देखते हैं अष्टाध्यायी ऐप से। तो जैसे अब आपको सामने दिख ही रहा होगा, अध्याय एक, पाद एक, आहनिकम एक। अब कहोगे इसमें भी अध्याय पाद है, वो आगे का विभाजन करा गया है, उसको छोड़ दो, लेकिन मूल रूप से यही है। तो अगर इसे पढ़ा जाए, अथ श्रीमद् भगवत पतंजलि मुनि विरचितम व्याकरण महाभाष्यम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पस पशा। तो पलक जी इसका उच्चारण करो, अगर घर आ गए तो, बाहर भी हो तब भी कर दो। हाँ हाँ ये, हाँ हाँ ये वाला। ठीक है, चलो बाहर हो कोई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस सुन लो, ठीक है, जाना नहीं। ठीक है, आनंद जी इसका उच्चारण करो जल्दी, दोनों का। कहाँ है? अरे तो यार आप प्रयास तो करो। का काहे इतना डरते हो भाई कि गलत हो रहा है, कोई बोल देख छोड़ना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे तो मेरे अलावा और देख कौन रहा है, सब तो अपने वीडियो बंद करके बैठे हैं। बोलो तो दोबारा बोलो एक बार। हम्म। तो बस ऐसे, अब जहाँ पे भी सकार सकार आएगा तो वो बुलाता ही हूँ, लेकिन अभी भी पश पशा ही निकला। अब ऐसा पता है क्यों है, जो हमारे भी अध्यापक है ना, वो भी मूल रूप से कहीं ऐसे राज्य से हैं जहाँ से उच्चारण थोड़ा आ जाता है दोष। तो उनसे मैंने पूछा, कहते मैं आज चाह कर भी इसको ठीक नहीं कर सकता। क्यों? अभ्यास बना हुआ है। ये जो अभ्यास होता है इसे तोड़ना बहुत कठिन है, इसलिए अभी बार बार बुलवा रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके भी अगर आप जैसे पढ़ाएंगे कहीं पे, तो कोई तो छात्र बोलेगा ना कि आप ऐसा उच्चारण क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने पूछ लिया। तो इसलिए बोलता हूँ, पस पशा निकम इत्यादि है, प्रत्याहारा निकम। तो ये थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा क्षेत्रता के कारण। बाकी बस यही दो नाम है, अन्य तो इन्होंने वो बता दिए कि नाम से, और ये तो ये दो नाम याद रख लोगे थे। रख लो कि भैया महाभाष्य के प्रथम आहनिक का क्या नाम है, तो वो है पस पशानिकम। और नेट के सिलेबस में ये पस पशानिकम लगा हुआ है, ठीक है। तो और हमारे इस बार सेमेस्टर में ये लगा हुआ है, फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है। तो ये हो गया महाभाष्य का सामान्य परिचय। अब बढ़ते हैं पाणिनीय व्याकरण के ऊपर। पाणिनीय व्याकरण क्या है? पाणिनीय का अर्थ होता है पाणिनि जी के द्वारा बोला गया। और पाणिनि जो है वो मूल शब्द है, तो आपको वहां अलग दिख रहा होगा, पाणिनीय इत्यादि दिख, पाणिनीय ना बोले कोई। अभी भी ये छोटी बड़ी वाली मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए अब तो। यहाँ क्या है, व्याकरण, प्राचीन व्याकरण धारा और नवीन व्याकरण धारा। नाम याद रखना बस यही है, क्योंकि देखो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। अब जो मैं आपको ये बना के लाता हूँ, वो ये है, बड़ा ढूंढ के लाया जाता है। वैसे सामग्री उपलब्ध तो होती है, लेकिन जो इस लेवल पे कि आज यहाँ पे समझ में आ जाए उतना ही करवाता हूँ, क्योंकि अभी व्याकरण में प्रवेश नहीं। तो प्राचीन व्याकरण धारा, सूत्र क्रमानुसारी
नवीन व्याकरण धारा प्रक्रिया अनुसार। अब ये देखते हैं थोड़ा चिंतन क्या है, तभी लघु सिद्धांत में क्या फॉल्ट है। अब फॉल्ट तो ना बोला जाए, लेकिन जो सच है वही बोलूंगा, आज आपको मैं समझाऊंगा थोड़ा। हम्म, तो देखो होता ये है, आप किसी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे आपको दो व्याकरण की परंपरा मिलेगी। एक होती है प्राचीन व्याकरण और एक होती है नव्य व्याकरण। ठीक है। संस्कृत यूनिवर्सिटी जैसे एलबीएस, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी इत्यादि, संपूर्णानंद बीएचयू इत्यादि। तो ये क्या है, व्याकरण प्राचीन भी होती है, नहीं होती है। अष्टाध्यायी एक उन्होंने लिख दी पाणिनि जी ने, तो ये अलग अलग क्या विभाजित हो गई। तो ये प्रश्न आएगा आपके सामने। तो आज वो देखते हैं, उस प्रश्न का समाधान करेंगे और क्या है लघु सिद्धांत में एक समस्या वो देखेंगे। तो प्राचीन व्याकरण धारा क्या है, जहाँ क्रम से अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन होता है, वह प्राचीन पद्धति है। वह, वैसे वह नहीं है, वह। तो क्रम से, अब थोड़ा क्रम देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ गया सूत्र पाठ। तो ये आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला आपको सूत्र दिख रहा होगा, ये उसका एड्रेस है। पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र चर्चा कर चुके हैं, वृद्धिरादैच। दूसरा सूत्र अदेन गुणः। तीसरा सूत्र इको गुण वृद्धि। अब ऐसे अगर मैं पढ़ता ना हूँ, न धातु लोपहार धातु के, नीति च दीधि वे वीटाम। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये क्रम से है, यानी काउंटिंग क्रम से है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी। ये जो बीच में येलो रंग से वो नील वर्ण से आया था, ब्लू से, ये होता है वार्तिक। ये सूत्रों के अंदर ही दे दिया जाता है, ये वार्तिक होते हैं। ठीक है, अगर आप क्योंकि ऐप में ही घुमाना है मैंने आपको यहाँ पे, तो ऐप का परिचय हो जाए। तो ये आपको क्रम से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लघु सिद्धांत खोलेंगे, ये रही सामने। मैं किसी ग्रंथ का खंडन नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। इन्होंने मतलब अपना ग्रंथ आरंभ करा तो इस सूत्र से करा। पहले के पहले दो पाद कहाँ गए, मतलब पहला पाद दूसरा पाद, इन्होंने तो सीधा तीसरा पाद ले आए। तो ठीक है, यानी अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इसका नेक्स्ट होना चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सा है। ये क्या बात आ गई, 1.1.60 लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ पर तो थे ये तीसरे पाद पे, और यहाँ पे ये चले गए पहले पाद पे। तो ये सब क्या हो गया कि भाई, एक तो आप दूसरे देश में हो। हाँ, अरे वो पेन कहाँ गया। तो एक तो आप हो दूसरे देश में। ठीक है, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ना, वो ऐसे करके 8 देशों में विभक्त है। उन 8 देशों में मान के चलो डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद है, 4 डिस्ट्रिक्ट है। अब जब प्राचीन वाले हैं, वो तो सीधा इसी डिस्ट्रिक्ट से चल रहे हैं। मतलब कि कोई भारत भ्रमण कर रहा है, वो सीधा जम्मू कश्मीर से चालू कर रहा है, फिर पंजाब जा रहा है, मतलब क्रम से ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। लेकिन ये जो नब्बे वाले हैं ना, नब्बे व्याकरण वाले, लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, इन्होंने सबसे पहले चालू ही करा मान के चलो एमपी से। और ये अगला कहाँ चले जा रहे हैं, ये अगला चले जा रहे हैं सीधा बिहार। बिहार से ये चले गए तमिलनाडु। तो आप कैसे जाओगे, अपने पूरे भारत का भ्रमण करना है, कैसे जाओगे आप। यह बहुत ही अच्छा उदाहरण आने वाला है, अच्छा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ इसमें समझाने वाला हूँ आगे, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे कि हम तो भैया ऐसे ही जाएंगे कि पहले ऊपर चले जाते हैं कश्मीर, फिर पंजाब, फिर हिमाचल, फिर दिल्ली, फिर ये वो सब। ठीक है, चलो मान लेते हैं अब आपकी बात। अब ये मान के चलो कि जब तक, हाँ,
अब आपने सोचा कि मैं हिमाचल चला जाता हूँ इत्यादि, लेकिन हिमाचल में पड़ रही है बहुत तेज बर्फ और ठंडी पड़ रही है, लेकिन एमपी में नहीं पड़ रही, और रास्ता ब्लॉक हो रखा है आपका। तो एमपी का रास्ता खाली है, तो फ्लाइट लेके चले जाओ सीधा। तो आप यही सोचोगे कि एमपी चला जाया जा सकता है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो वहां पे भी जाऊंगा लेकर। यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार ये तय करोगे कि आपको आगे की जर्नी कहाँ से करनी है। तो उसी प्रकार अब आप व्याकरण की भाषा में आ जाओ। व्याकरण का मुख्य कार्य होता है शब्दों की सिद्धि करना। यानी कि राम, ये शब्द कैसे बना इसकी सिद्धि करना। तो अगर पहला शब्द, अगर हाँ, किससे सिद्धियां होती है? सूत्र से होती है। यदि आपका पहला, ये राम की शब्द की सिद्धि है, पहला जो आपका सूत्र जो सिद्धि में आ रहा है वो है 1.1.7, दूसरा है 4.8.9, मान के चलो। तो मैं ऐसे क्रम से ना बिठा दूं कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ लेता हूँ, क्यों मैं क्रम से लाइन से पढ़ता रहूं। बाकी ऊपर से गया है। तो फिर एक और मेरे को आइडिया याद आया, 2 मिनट। यहाँ पे देखो, शब्द पाठ में जाओ। आप जाते हो राम शब्द पे। ये देखो राम, क्लिक करके वो आ जाती है। देखो, राम से सु प्रत्यय हुआ, और सूत्र का ये जो बड़ा सा सूत्र लिखा है स्वऊ जसमऊ छष्टाभ्याम भेस इत्यादि, ये आपको हलंत्यम सूत्र के हिंदी वाले उसमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इतनी अभी आवश्यकता नहीं, पहले समझाना। 1.4.14 ये लिखा हुआ है। अब दूसरे में कौन सा सूत्र आ गया हेल्प के लिए? कि अगला सूत्र आ गया 1.3.2। और उसके बाद देखो, पहला मतलब पहले अध्याय का सूत्र था, और सीधा वो 8वें अध्याय का सूत्र आ गया 8.2.66। उसके बाद फिर 1.3.2, मतलब कि पहले यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तब जाकर आपका सिर्फ एक राम शब्द की सिद्धि कर पाओगे। इतने इतनी जगह से आपको एक सूत्र ढूंढ के लाने पड़ेंगे। इसको जो सिद्धि होती है ना, इसको बोला जाता है प्रक्रिया। मतलब कि आपको इतने सारी जगह से, अब अष्टाध्यायी के अंदर है 4000 सूत्र। अब आप एक फ्लो में तो 4000 सूत्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, जीवन बीत जाएगा तब जाके 4000 सूत्रों का अर्थ याद रह पाएगा। क्योंकि भूलते भी तो हैं, व्याकरण मैथ्स की तरह है, 10 दिन नहीं करा भूल जाओगे। तो सीधी बात है ये बात। तो फिर कैसे संभव है, क्या करें? अब अगर हम क्रम से पढ़ते रहे पाणिनि जी के सूत्र, तो जब तक राम की सिद्धि करने जाएंगे तो ये 8वें तक जब तक पहुंचेंगे, 8वें अभ्यास तक, अध्याय तक, तब तक तो हमारा पहले का भी भूल गए। समय भी चला गया इतना, और अभी तक हम एक राम शब्द की सिद्धि भी नहीं कर पाए। ये समस्या आती है किसमें? प्राचीन व्याकरण की परंपरा में, जहाँ क्रम से अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन होता है। वह प्राचीन पद्धति है। मतलब इस प्रकार आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा एक एक सूत्र, और तब जाके जब आपने आठों के आठों अभ्यास अध्याय पूरे कर लिए हैं, यानी पूरा अष्टाध्यायी ग्रंथ पढ़ लिया है, तब जाके आप राम शब्द इत्यादि एक बना पाओगे। और पूरा तो हो ही गया व्याकरण, लेकिन उससे पहले आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसका अभी ऊपर से जा रहा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, लघु सिद्धांत से देखते हुए भी। देखो, ये लघु सिद्धांत है, जैसे यहाँ पे आता है अजंत पुल्लिंगाह, ये आपके अगले सेमेस्टर में लगा हुआ है, छठे सेमेस्टर में शायद। तो देखो, जो जो सूत्र आवश्यक थे, जैसे वो बड़ा वाला सूत्र आया था ना अभी, स्वउज समउत वाला, उन्होंने क्रम से यहाँ पे लगा दिए कि यहाँ पे ये वाले की जरूरत है, यहाँ से ये वाले की जरूरत है, इकट्ठे करके एक स्थान पे रख दिया।
और उसको नाम दे दिया अजंत पुल्लिंगाह। यानी कि यहाँ पर अजंत पुल्लिंग शब्दों की सिद्धि हम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कौन से अध्याय का है, सीधा सूत्र उन्होंने लाके दिखा दिया। तो ये कुछ समझ में आया या फिर दोबारा बताना है? एक बार वैसे बताना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ समझ में आया या कोई छोटी त्रुटि कहीं पर प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, ठीक है। तो सूत्र के जो नंबर्स हैं, क्या उनको याद करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, याद नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ एक विशेष चीज याद करनी पड़ेगी, उसी पे अभी आगे बढ़ने वाले थे। तो वो क्या है देखते हैं। जब लघु सिद्धांत कौमुदी में आप लोगों का प्रवेश होगा ना, आपका एक पहले तो थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा, जैसे मैं बोलूं मेरा हुआ था 12वीं में, कि इतना बढ़िया चीज उन्होंने कैसे फिट कर दी एक ग्रंथ के अंदर। तो जो नंबर याद करने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अभी आगे उसके नंबर नहीं याद करते, एक अन्य 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 चीज याद करनी है। तो अभी थोड़ा आगे देखते हैं, फिर क्योंकि अनुवृत्ति पे आए। देखो, तो हम उस पे चर्चा कर चुके हैं कि क्या क्या समस्या आता है। हाँ हाँ, बोलो। अष्टाध्यायी और पाणिनि दोनों के सूत्र अलग अलग कैसे होंगे? पाणिनि जी एक ऋषि हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन करना है। ठीक है। तो देखो, अब प्राचीन व्याकरण पर आते हैं। तो प्राचीन व्याकरण की सबसे मुख्य पुस्तक है काशिका, जो आपको सामने दिख रही है। जो आर्य समाज के अधिकतर गुरुकुल होते हैं, दयानंद सरस्वती जी ने उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंदर प्राचीन व्याकरण की परंपरा का समर्थन किया है और वैसे पढ़ना चाहिए बोला है। मतलब वो नव्य व्याकरण की परंपरा का खंडन कर देते हैं। तो आर्य गुरुकुलों में 9वीं से 12वीं तक व्याकरण के प्रवेश के लिए, क्योंकि छात्रों के इतने मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, प्रथमावृत्ति, प्रथमावृत्ति यानी पहली बार प्रथम बारम आवृत्ति ही थी, प्रथमावृत्ति ही पहली बार वो पढ़ना। आवृत्ति का मतलब होता है करना एक तरफ से, वही इत्यादि। तो 9वीं से 12वीं के लिए होता है। और वहीं जो दूसरे गुरुकुल होते हैं, वहां पे पढ़ाया जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी को 9वीं से 12वीं। तो आपको जितने भी आर्य समाज वाले मिलेंगे जो गुरुकुल से पढ़े आके, वो यही प्रथमावृत्ति ही पढ़ के आए होंगे ज्यादातर। तो और उसके बाद प्राचीन व्याकरण में आगे पढ़ाया जाता है काशिका। अब देख, किसी व्यक्ति ने अगर व्याकरण पढ़ना है तो सबसे सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है काशिका, सबसे बढ़िया। अब ये कहाँ मिलेगी? सब कुछ उस अष्टाध्यायी ऐप पर है। पहले ये पढ़ के फिर आगे जाएंगे। देखो, रचनाकार कौन है? जयादित्य और वामन, दो व्यक्तियों ने रचना करी। तो जैसे कि अष्टाध्यायी पर है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, वैसे ही 5 पहले के अध्यायों पर टीका। देखो, काशिका किसकी टीका है? अष्टाध्यायी की टीका, यानी कमेंट्री है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वट इज द मीनिंग ऑफ दिस सूत्र दैट इज प्रेजेंट इन अष्टाध्यायी इत्यादि, की क्या अर्थ है इस सूत्र का, ये बता रहे हैं। तो उसको हम टीका ही बोलेंगे। कमेंट्री वही एक तरफ से अर्थ आता है। भाष्य थोड़ा अलग होता है, टीका थोड़ी अलग हो जाती है। तो रचनाकार, अब उनके पास तो एक ही शब्द होगा या और भी होगा जो हमें ज्ञात नहीं है इंग्लिश में कमेंट्री के अलावा। तो रचनाकार क्या है? जयादित्य और 5 अध्याय, और वामन 3 अध्याय। ये बड़ा मुख्य है, आगे आता ही है। इस पे 2 टीकाएं और लिखी। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये जो बड़ा सब कुछ यहाँ पर लिखा है ना,
सूत्र पाठ व्याख्यानानि, व्याख्यानानि, हाँ, सूत्र पाठ व्याख्यानानि, यानी कि सूत्र पाठ की व्याख्याएं। अब ये अर्थ हो गया होगा। सबसे पहले एससी वासु यानी इंग्लिश, काशिका वृत्ति वही है जो मैंने आपको बोला। फिर आ गया न्यासः, पदमंजरी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ये सब क्या है? ये सब पुस्तकें हैं जो पाणिनि जी के सूत्रों को समझा रहे हैं। महाभाष्य ने भी समझाया बिल्कुल, लेकिन आगे के ग्रंथ में, अब ये तो है नहीं कि महाभाष्य पे हम लोग टिक जाएंगे। अब परंपरा के अनुसार तो 2 से 2200 साल पहले, 2000 से 2200 साल पहले महाभाष्य की रचना हुई होगी। तो इसके बाद ये तो नहीं है ना कि बस अब हम बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ पे ग्रंथ लिखे ही जाते हैं। तो काशिका वृत्ति ही को पहला माना जाता है अष्टाध्यायी तथा भाष्य के ऊपर मत लेके टीका, मतलब सूत्रों की व्याख्या करना। तो ये जो एससी वासु जी हैं, इन्होंने भी काशिका पे टीका लिख डाली। तो टीका का अर्थ होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, तो ये भी एक टीका ही है। पर ये क्या है? ये ऑनलाइन डिजिटल टीका। टीका वो वाला नहीं, वो टीका होता है, ये टीका ये है ये। तो हाँ, यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, न्यासः पदमंजरी। तो ये न्यास और पदमंजरी क्या है? ये भी टीका है। किसकी? काशिका की। तो कैसे क्रम बना? सबसे पहले पाणिनि जी ने लिखी अष्टाध्यायी, ठीक है। और अष्टाध्यायी के ऊपर काशिका टीका लिखी किसने? जयादित्य और वामन दोनों ने मिलके। पांचवा और तीसरा अध्याय विभाजित है, 5 उन्होंने लिखे, 3 इन्होंने लिखे। फिर काशिका पे भी एक टीका लिख दी, न्यास। किसने? जिनेन्द्र बुद्धि। अब ये जिनेन्द्र बुद्धि शायद जैन मत वाले थे। तो ये भी है कि व्याकरणों पे मात्र हिंदू धर्म वाले लोगों ने नहीं, जैन मत लोगों ने भी लिखा था कुछ। तो और दूसरी टीका हो गई पदमंजरी, वो लिखी हरदत्त ने। तो ये नाम इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक एक नंबर्स में एमसीक्यू में यही आते हैं कि ये टीका किसने लिखी। तो ये तो हो गई प्राचीन व्याकरण, अब बस खत्म। अब ये हो रही थी कठिनता जो मैंने आपको बताई, कि जब तक आप 8 के 8 अध्याय, यानी कि आप पूरी अष्टाध्यायी खत्म नहीं कर देते ना, तब तक आप शब्दों की सिद्धि नहीं कर पा रहे थे। अब किसी बोलो लड़के को कि राम की सिद्धि करके बताओ, तो पहले उसको पूरे अष्टाध्यायी की सिद्धि करनी पड़ेगी, तब जाके भाई वो कह पाएगा कि हाँ ऐसे बनता है ये राम शब्द। तो समस्या आ रही थी। अब जैसे उन्होंने बोला कि महोदय क्या आप नंबर भी याद रखने पड़ेंगे? नंबर नहीं याद रखने पड़ते, लेकिन गुरुकुलों में अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ कंठस्थ करा दिया जाता है पूरा का पूरा, यानी यहाँ होना चाहिए कि जैसे ही कोई एक सूत्र बोले, पूरे भारत में कंपटीशन होगा। अभी हमेशा हर साल होता है नवंबर दिसंबर में, अष्टाध्यायी के ऊपर एक सूत्र बोला जाता है, आपको उसके आगे बोलना होता है। वो कहीं से भी बोल सकते हैं 4000 सूत्रों में। तो अब जैसे मेरे को लगभग 2 अध्याय याद है क्योंकि मैंने पहले नहीं करा था गुरुकुल में, इसलिए फर्क तो पड़ता ही है। जो भाषा पहले पढ़ा दी जाए तो होता ही है। और इतना कौन अभ्यास करे, आलस क्या करे। तो जहाँ अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार ना चलते हुए प्रक्रिया के अनुसार चला जाए, वो है नव्य व्याकरण। यानी कि आप बस ये समझ लो कि किसी शब्द की सिद्धि के लिए सारे सूत्रों को एक जगह बुला लिया। जैसे एक, हाँ, एक फैकल्टी में बड़े सारे अलग अलग किसके बड़े सारे अलग अलग विषयों के प्रोफेसर हैं। तो आपने क्या कहते हैं, संस्कृत के प्रोफेसरों की लिस्ट बनानी है, तो भैया सब प्रोफेसर से पूछने से अच्छा आप एक बार माइक पे जाओ, मंच पे जाओ और बोलो सभी संस्कृत के प्रोफेसर कृपया इधर आ जाइए, कोई आदरणीय व्यक्ति मिलने आ रहा है। तो सब आ जाएंगे, सबसे नहीं पूछना पड़ेगा। वैसे ही राम शब्द, भवती शब्द, कोई भी शब्द जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं, उनके लिए सूत्रों को एक स्थान पे इकट्ठा कर दिया और अपने शब्दों की सिद्धि कर दी। तो इसको बोला जाता है प्रक्रिया। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है सिद्धि क्रम,
अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, सूत्र में भी जाएंगे तो दोबारा आवृत्ति हो जाएगी, इसलिए ही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एक बार में तो वैसे भी नहीं समझ में आता वहां जाके, लेकिन क्लियर हो जाएगा ना। अब व्याकरण का तरीका जैसे है, मैं तो भैया वैसे ही बताऊंगा। मैं क्योंकि वैसे ही मैं पढ़ा हूँ। तो ये क्या है, प्रक्रिया कौमुदी। ये सबसे पहला ग्रंथ था 15वीं से 16वीं शताब्दी में। इन्होंने बड़ा, मान के चलो, एक नई धारा ही बना डाली। इन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया सबके लिए। तो वो किसने लिखा? रामचंद्र। और आखिरी में आपके दो अध्यापक, जो आपके दो बड़े फेवरेट होंगे अगर आप इसी में आगे जाओ, वो कौन है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, भट्टो जी दीक्षित जी ने, और उन्हीं के प्यारे शिष्य वरदराज आचार्य जी ने लिखी लघु सिद्धांत कौमुदी। अब ये जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है ना, इसमें 4000 के 4000 सूत्रों की व्याख्या है। कोई अगर इसको भी पढ़ ले तो वो ज्ञानी पूरा मतलब समझ तो आ ही जाएंगे सारे सूत्र। और मैंने जैसे पहले भी बताया होगा कि हमारे जो 90 व्याकरण है, जो मेरा विषय है, तृतीय वर्ष में मैं हूँ, तो हमारे यहाँ पे यही पुस्तक आरंभ से लेकर अंत तक यही चल रही है अभी। तो हर सेमेस्टर 2 पत्र लगते हैं। 2 पत्र लगने के बाद भी ये खत्म होके राजी नहीं है। अंतिम सेमेस्टर में जाके ही ये पुस्तक खत्म होगी। तो लघु सिद्धांत जो है वो थोड़ा कम है, उसमें मात्र 1000 के आसपास सूत्र हैं। इसलिए वो BHMS इत्यादि, जहाँ पे आयुर्वेद आता है शायद, मेडिकल लाइन में, वो भी वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तथा ड्यू के सिलेबस में भी वही लगाई जाती है। तो लघु सिद्धांत में ये हो गई बात। अब बात यही है, वो जो क्रम वाली दिक्कत है ना, कि कैसे क्रम से पढ़ा जाए, 1 2 3 4 5 6, या फिर जिसका प्रयोग लाना है तो क्रम तोड़ दिया जाए, 6 10 15 20 21, नहीं लेके सीधा 100। तो उस पे भी थोड़ी आगे चर्चा होगी। पर ये जो अभी मैंने आपको बातें कही है, तो इसको थोड़ा दिमाग में बिठाना, नहीं आया तो सभी से ये है कि पुस्तक लेना। पुस्तक के अंदर स्टार्टिंग में आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको जैसे ये बता दूं कि मैं जैसे व्याकरण वाला ही हूँ, तो मेरे लिए ये शास्त्र बड़ा मुख्य है, क्योंकि हमने इतने 2 साल से तो इसका अध्ययन कर रहे हैं, आगे भी यही आधार रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे 6 7 8 जने पढ़े, वो ऐसे पढ़े कि वो दूसरे को भी इतना अच्छा समझा दे कि उसको कभी ये ना प्रश्न हो कि यह प्राचीन व्याकरण क्या है, नव्य व्याकरण क्या है। यानी वो व्याकरण से अनभिज्ञ ना रहे। तो आप बढ़िया व्याकरण पढ़ोगे। नहीं समझ में आ रहा, वो करेंगे अभी। अभी सामने पुस्तक नहीं है लघु सिद्धांत कौमुदी। और ये है कि कृपया ले लेना, नहीं लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। कौन सिद्धांत कौमुदी, तो आप ये थोड़ा देख सकते हो। बाकी गोविंदाचार्य जी की भी हम पढ़ेंगे ही। ये दोनों अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद हम सोमवार से आगे पढ़ेंगे क्या है मंगलाचरण। और ये थोड़ा जो नोट्स भेजे जाएंगे उसको लिखते रहना, और कैसे लिखना है वो भी सब बताऊंगा। तो ये मंगलाचरण, अर्थ संज्ञा प्रकरणम, ये प्रकरण क्या होता है, ये सब थोड़ा विषय होगा। हाँ, आपने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन अच्छी तरह भी तो समझाना है कि क्या है क्या नहीं। तो आज कर ही देते हैं इसका मंगलाचरण, जो कि है कहाँ पे है, मिल नहीं रहा। कुत्र गतवान। हम्म। तो क्या है? नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हर गुरुकुल के छात्रों से अगर आप पूछो कि एक श्लोक सुना दो लघु सिद्धांत का, वो आपको यह अवश्य सुनाएगा। यही गुरुकुल की थोड़ी विशेषता है। अस्तु। तो नमो नमः, शुभ रात्रि। किसी का कोई प्रश्न हो तो बाद में रुक जाना। मिलते हैं सोमवासरः।